की है, जहां पर मदन नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी सरिता के साथ रहा करता था। मदन के घर में उसकी एक बूढ़ी माँ और 2 बच्चे थे। बेटे का नाम आर्यन और बेटी का नाम पिंकी था। मदन मछलियां पकड़कर बेचा करता था। उसके घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला करता था। गांव में एक ही तालाब था जहां से बहुत सारे मछुआरे मछलियां पकड़ते थे। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया था और गर्मियां बढ़ने के साथ साथ तालाब में मछलियों की कमी होती जा रही थी। मदन अपने घर आया और हताश होकर अपनी पत्नी सरिता से बोला, सरिता, तुम्हें पता है आज भी मुझे बहुत कम मछलियां मिली थी तालाब में, इसीलिए कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिल पाए। जो कुछ भी पैसे मिले हैं ये आटा और थोड़ी धनिया और मिर्ची ला दी है। बस अब तुम चटनी बना लो और आटे से रोटियां बना लो, हम वही खा लेंगे। सोच रहा हूँ कि कल थोड़ा जल्दी जाऊं तालाब पर, शायद थोड़ी और मछलियां मिल जाएं। मदन की बूढ़ी माँ मदन की बात सुन रही थी और वो मदन से बोली, अरे बेटा, तू इतना परेशान क्यों होता है? भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तू बस ऐसे ही मेहनत करता रह। अभी तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ माँ, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अरे बेटा, ऐसे मायूस नहीं होते। भगवान सबके लिए हैं, वो सब ठीक कर देंगे। हाँ जी, मुझे भी यही लगता है कि माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और अच्छे बुरे दिन तो जीवन का हिस्सा है। आप ज्यादा परेशान मत होइए, मैं जल्दी से खाना बनाकर लगा देती हूँ। सभी लोगों ने बैठकर खाना खाया। फिर अगले दिन मदन थोड़ा जल्दी उठकर मछलियां पकड़ने के लिए निकल गया, इस आस में कि वो जल्दी जाएगा तो उसे मछलियां मिल जाएगी। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि और भी कई सारे मछुआरे मछली पकड़ने के लिए सुबह सुबह जल्दी वहां उपस्थित थे। तभी एक मछुआरा रतन मदन के पास आया और उसके पास आकर बोला, मदन भाई, कितनी भी जल्दी आ जाओ, मछलियां तालाब में कमी है तो ज्यादा भला कहाँ से मिलेंगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तालाब छोड़कर हमें कोई और तालाब देखना होगा मछली पकड़ने के लिए। हाँ रतन, वो तो ठीक है, लेकिन तुझे तो पता है कि आसपास के सभी गांव में बस एक ही तालाब है। हाँ भाई, वो भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो हमें मछलियां पकड़ना छोड़कर कोई और काम करना पड़ेगा। ऐसा कहकर रतन अब वहां से चला गया। मदन ने भी अपना जाल पानी में डाल दिया, लेकिन उसके जाल में भी 3-4 मछलियां ही फंसी थी। वो बहुत निराश था। मायूसी के साथ वो बाजार गया और उन्हें बेचकर जो भी उसे पैसे मिले उससे अपने घर के लिए दाल चावल खरीद कर ले आया और अपनी पत्नी को थमाते हुए बोला, आज भी बस इतना ही मिला है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये क्या पिताजी, आज भी हमें बस रूखी सूखी ही खानी पड़ेगी। अच्छा खाना खाए हुए कितने दिन बीत। बहुत बोलने लगी हो, चलो चुपचाप से खाना खा लो। तुम्हें पढ़ाई भी तो करनी है, अपने पिताजी से बात करने की तमीज खो चुकी हो तुम। मदन समझ रहा था कि सरिता सिर्फ पिंकी को चुप करवाने के लिए ऐसा कह रही थी ताकि मदन ज्यादा परेशान ना हो। सरिता ने जल्दी से दाल चावल बनाए और सभी ने खाना खाया। उसके बाद मदन अब अपनी माँ के पास गया। माँ, कभी कभी तो मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो जाता हूँ। भगवान जाने मेरी गरीबी कब दूर होगी। तू चिंता मत कर बेटा, तेरे पिताजी का और मेरा दोनों का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। आज नहीं तो कल सब अच्छा ही होगा। बस तू निराशा को अपने गले से मत लगने दे। हाँ माँ, बस तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे हौसला देती हैं कि आज नहीं तो कल सब अच्छा हो जाएगा। मदन अपनी माँ की गोद में सर रखकर आराम करने लगा। बूढ़ी माँ भी मदन के सर पर हाथ फेरने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, मदन जब घर आया तो उसकी पत्नी सरिता ने उसे बताया, अजी सुनते हैं माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, हमें उन्हें डॉक्टर को दिखाना होगा। यह सुनकर मदन बहुत परेशान हो गया और बोला, सरिता, तुम तो जानती हो कि मैं 2 वक्त का खाना भी बड़ी ही मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। अब माँ का इलाज कैसे कराऊंगा? अजी आप इतनी चिंता मत करो, मैं पड़ोस वाली मंजू दीदी से 500 रुपए मांग कर लाई हूँ। यह रहे 500 रुपए, आप जाओ और माँ जी का इलाज करवाओ। बड़े बूढ़ों का सर पर साया होना बहुत जरूरी होता है और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ भी हो। मदन वो पैसे ले लेता है और अपनी माँ का इलाज करवाता है। इसके बाद दवाई लेकर मदन घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ये लो दवाइयाँ और समय पर खाना।
बेटा तुम लोगों को मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा जीवन तो लगभग पूरा हो चुका है। मैंने सुना है कि सरिता पड़ोस से उधार मांगकर यह पैसे लाई है। मेरे इलाज के लिए तुम लोग मेरे लिए इतना परेशान मत हो बेटा। परेशानी की क्या बात है माँ? तुम हमारे लिए बहुत महत्व रखती हो। तुम्हारे जीवन से बड़ा हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। अब चलो, ज्यादा समझदारी मत दिखाओ, बल्कि यह दवाइयाँ खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। और दवाई खा लेती है। फिर मदन की माँ सो जाती है। सुबह के लगभग 11 बज चुके थे। सरिता पिंकी से बोलती है, पिंकी बेटा, दादी अब तक उठकर कमरे से बाहर नहीं आई है। जरा तू जाकर देख तो कि दादी अभी तक क्यों नहीं उठी है। उन्हें जगाकर बाहर ले आ, और बेटा तब तक मैं सब लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर दादी को लेकर आती हूँ। पिंकी दादी के कमरे में जाती है तो देखती है कि दादी आंखें बंद करके सो रही है। पिंकी उन्हें बहुत जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दादी नहीं जागती। उठो दादी माँ, बहुत देर हो गई है। माँ तुम्हें बुला रही है। आप ही तो बोलते हो कि अच्छे लोग ज्यादा देर तक नहीं सोते, सुबह उठना अच्छा होता है। दादी माँ उठो ना। दादी माँ। जब पिंकी के बहुत उठाने पर भी उसकी दादी माँ नहीं उठती, तब वो अपनी माँ से आकर कहती है, माँ दादी माँ तो उठ ही नहीं रही। मैंने उन्हें बहुत जगाया। सरिता ने माँ जी के कमरे में जाकर देखा तो उनका देहांत हो चुका था। माँ जी। मदन ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। अब मदन जब भी अपने घर में बैठा होता तो अपनी माँ के कमरे को देखकर बहुत दुखी होता। एक दिन मदन सरिता से बोला, सरिता, मुझे इस कमरे को देखकर माँ की बहुत याद आती है। ऐसा करो कि इस कमरे को बंद कर दो। हाँ जी, आप सही कहते हैं। मैं भी इस कमरे को बंद कर देती हूँ। इस कमरे को देखती हूँ तो माँ जी की बहुत याद सताती है। फिर सरिता उस कोठरी को बंद कर देती है। मदन की माँ के देहांत को अब लगभग 1 महीने का समय बीत चुका था। मदन के हालात अब भी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वह परिस्थितियों से जूझ रहा था। एक दिन मदन सरिता से बोला, सरिता, मुझे लगता है कि मुझे अब मछली बेचने का काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे तो अपना घर भी नहीं चल पा रहा है। मुझे कुछ और काम करना चाहिए। हाँ जी, मैं भी आपको यही कहना चाहती थी। अगले दिन मदन अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकलता है। वो कई जगह काम तलाशता है, लेकिन उसे कोई काम कहीं नहीं मिलता। वो अपने घर की तरफ निराश होकर लौट रहा था। तभी उसे रतन दिखाई देता है, जो एक किराने की दुकान पर बैठा हुआ। रतन ने जैसे ही मदन को देखा तो उसे आवाज लगाई, मदन भाई, अरे ओ मदन भाई, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या बताऊं रतन भाई, मैं अपने लिए काम ढूंढ गया था, लेकिन मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। हाँ मदन भाई, मछलियों में तो अब कोई फायदा नहीं रहा, इसीलिए मैंने भी मछलियों का काम छोड़कर सेठ जी की दुकान पर काम कर लिया है। अब मैं यही काम करता हूँ, ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है रतन भाई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद मदन घर आ गया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और बोला, सरिता, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं अब क्या करूं। हाँ जी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, परंतु इतना मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं। हाँ हाँ सरिता, बताओ। अजी, जब मैं अपने मायके में थी तो बहुत अच्छे पाव भाजी बनाया करती थी। सारे मोहल्ले वालों को मेरे हाथ के पाव भाजी बहुत पसंद थे। अगर आप कहें तो मैं घर से पाव भाजी बनाकर दे दिया करूंगी और आप उन्हें बेच दिया करना। वैसे भी हमारे पूरे गांव के अंदर कोई पाव भाजी की दुकान नहीं है। आपकी पाव भाजी बहुत बिकेंगी, बस हमें एक कोशिश करने की देर है। अगर आप कहें तो हम ये कोशिश कर सकते हैं। बिकेंगी या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता सरिता, लेकिन ठीक है, तुम मुझे पाव भाजी बना कर दो और मैं उसे बेच कर देखता हूँ। लेकिन सरिता, उसमें भी एक सवाल है। हमारे पास पाव भाजी की दुकान खोलने के लिए तो पैसे ही नहीं है। हम पाव भाजी की दुकान कैसे खोलेंगे? और तुम तो जानती हो गांव में कोई उधारी भी नहीं देता। हाँ जी, ये आपने बिल्कुल पते की बात कही। फिर सरिता थोड़ी देर सोचती है और चहकते हुए बोलती है, अजी, आपको याद है जब मैं दुल्हन बनकर नई नई घर में आई थी तो माँ जी ने मुझे अपना कंगन उतार कर दिया था। वो कंगन अभी भी मेरे पास जैसा का तैसा रखा है। ऐसा करते हैं, हम उसे बेच देते हैं
और उसी से पाव भाजी की दुकान शुरू कर देती है। नहीं नहीं सरिता, वो माँ जी की आखिरी निशानी है, हम उसे नहीं बेच सकते। उस कंगन में माँ का आशीर्वाद भी तो है। वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए एक दुकान खुलवाई जाए। आखिर हमारे बेटे और बेटी के बारे में भी तो सोचना है, और हो सकता है माँ का आशीर्वाद इसीलिए अभी तक मेरे पास रखा हो कि वो आपके काम आ जाए। और इस तरह सरिता जिद करके अपना कंगन बेचने के लिए दे देती है। मदन कंगन बेचकर पाव भाजी के लिए आलू की बोरी, तेल, मसाले, कढ़ाई सारी चीजें खरीद कर ले आता है और सरिता से कहता है, देखो सरिता, मैं सारा सामान ले आया हूँ, बस तुम मुझे पाव भाजी बनाकर दे दो और मैं बेचता हूँ। तब तक मैं किराए का ठेला लेकर आता हूँ। मदन ठेला लेने के लिए चला जाता है। इधर सरिता ने सारी चीजें किचन में जमाई और पाव भाजी बनाने शुरू कर दिए। मदन ने पाव भाजी की दुकान लगाई और आवाज लगाने लगा, पाव भाजी ले लो, पाव भाजी, गर्मा गर्म पाव भाजी, एक बार खाकर देखो मेरे गर्मा गर्म स्वादिष्ट पाव भाजी। बड़ी मुश्किलों के बाद इक्का दुक्का ग्राहक ही मदन के पाव भाजी खाने आ रहे थे। मदन को यह देखकर बहुत चिंता हो रही थी। मदन जब शाम को घर पहुंचा तो सरिता से बोला, सरिता, जिस तरह से मेरी पाव भाजी की दुकान चल रही है, वैसे तो लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। मेरी पाव भाजी कोई खा ही नहीं रहा, बस इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं। इस तरह घर का खर्चा कैसे चलेगा? कोई बात नहीं जी, हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लगभग एक हफ्ता बीत चुका था और अभी भी मदन की दुकान का वही हाल था कि इक्का दुक्का ग्राहक ही आया करते थे। एक दिन मदन शाम को घर आया और बोला, सरिता, आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, मैं माँ की कोठरी में बैठता हूँ। मदन ने कोठरी खोली और माँ के पलंग पर जाकर बैठ गया। उसके बाद मदन को नींद आ गई। सपने में उसे अपनी माँ नजर आई, जिसकी गोद में वह सोया हुआ था और मदन की माँ उससे कह रही थी, मदन बेटा, मायूस मत हो। मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा इसी कोठरी में रहती है। मैं पितृ रूप में भटक रही हूँ। तुम्हारे पिताजी भी मेरे साथ रहते हैं। मरने के बाद हमें पता चला कि यह मनुष्य जन्म बहुत अनमोल था। हमें भक्ति करनी चाहिए था, लेकिन हमने भक्ति नहीं की। लेकिन अब हम यह चाहते हैं कि तुम भक्ति करो और हमारी तरह पितृ योनि में नहीं भटको। इसलिए तुम ऐसा करो कि यहाँ से कुछ दूर पर संत कबीर साहिब जी का आश्रम है। वह पूर्ण परमात्मा है। उनके पास जाओ और उनका ज्ञान सुनो, उनसे दीक्षा लो, जिससे हमें भी पितृ योनि से मुक्ति मिल जाएगी और हमें नया जन्म मिलेगा। मदन जैसे ही जागा, उसने सरिता को सारी बातें बताई। हे मदन, तू अब तक जिस राह पर था वह पाप की राह थी। मांस और मछली का व्यापार करना या उन्हें खाना, दोनों ही आत्मा पर भारी बोझ बढ़ाते हैं। तू सोचता है कि तू परिवार पाल रहा है, पर क्या तूने सोचा है कि जिन जीवों को तू मार रहा है उनका भी परिवार था? उनकी आह और चित्कार तेरे घर की बरकत को कैसे पनपने देगी? मांस मछली बेचने और खाने वालों के पास बरकत क्यों नहीं होती? बरकत केवल धन के आने से नहीं, बल्कि पवित्र कमाई और दया से आती है। इसके पीछे के मुख्य कारण ये हैं: जीवत मारे मुआ को पूजय, यो गति जगत की भाई। सांस लेते जीव को मारना और फिर सुख की कामना करना संभव नहीं है। जब हम किसी जीव का प्राण लेते हैं तो उसकी आत्मा का श्राप या नकारात्मक ऊर्जा उस धन के साथ जुड़ जाती है। जैसा अन्न वैसा मन। हिंसा से कमाई हुई दाल रोटी इंसान के मन में अशांति, रोग और क्लेश पैदा करती है। ऐसी कमाई पानी की लकीर की तरह होती है, जो आती तो है पर टिकती नहीं। मछली पकड़कर बेचना अपनी ही खुशियों को जाल में फंसाने जैसा है। हिंसा की कमाई से कभी लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, वह दवाइयों, मुकदमों या नुकसान के रास्ते निकल जाती है। मदन, तेरी माँ और पूर्वज इसीलिए भटक रहे हैं क्योंकि उन्होंने जीवन भर केवल पेट पालने की चिंता की, आत्मकल्याण की नहीं। जब तू पूर्ण संत की शरण में आकर सतनाम का सुमिरन करेगा तो तेरे पुण्य का अंश तेरे पितरों को भी मिलेगा। तेरी भक्ति की ज्योति से ही उनकी भटकती आत्मा को शांति और अगली श्रेष्ठ योनि प्राप्त होगी। और उसने ऐसा ही किया। वह सीधा कबीर साहिब जी से दीक्षा लेकर भक्ति करने लगा।
और अगले दिन मदन ने जब पाव भाजी की दुकान लगाई तो एकदम से उसकी पाव भाजी की दुकान पर पाव भाजी खाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। शाम तक मदन की सारी पाव भाजी खत्म हो गई। मदन बहुत खुशी से घर आया और सरिता से बोला, तुम्हें पता है सरिता, आज मेरे सारी पाव भाजी बिक गई, बल्कि पाव भाजी कम पड़ गई। सरिता भी यह सुनकर बहुत खुश हो गई। फिर वो लोग कोठरी में गए तो देखा कि कोठरी में आलू की बोरियां भरी की भरी पड़ी थी और पाव भाजी का पाव भी बिल्कुल उतना ही था जितना पहले था। वो समझ गए कि इसके पीछे उनके गुरु कबीर साहिब जी का आशीर्वाद है। लगभग 1 महीना बीत चुका था। मदन की दुकान दिन पर दिन बहुत अच्छी चलती जा रही थी और अब मदन ने अपने ठेले की जगह एक रेस्टोरेंट बना लिया था, जहां पर पाव भाजी के साथ साथ जलेबी, मीठी दही और बहुत सारी चीजें मिलती थी। मदन के पाव भाजी की दुकान दिन पर दिन मशहूर होती जा रही थी। मदन को पता नहीं था, लेकिन आते जाते रतन मदन की चलती हुई दुकान को देखकर बहुत जल भुन रहा था। एक दिन रतन अपने मन में बोला, बताओ भला, कल तक इस मदन के पास काम नहीं था और इसके घर पर खाने के भी लाले थे। इसने पाव भाजी की दुकान क्या खोली? ये तो पैसे छाप रहा है। इसकी पाव भाजी की दुकान पर रोज इतनी भीड़ रहती है, समझ नहीं आता लोगों को इसकी पाव भाजी इतने क्यों पसंद आ रही है। चलो आज मैं भी एक खाकर देखता हूँ। रतन मदन की दुकान पर जाता है और मदन से कहता है, अरे मदन भाई, मेरे लिए भी 2 पाव भाजी लगा देना। हाँ हाँ रतन भाई, क्यों नहीं। रतन ने मदन के पाव भाजी खाए और मन ही मन बोला, ऐसा भी कुछ खास नहीं है इन पाव भाजी में। जरूर ही कोई जादू टोना कर रहा है जिसकी वजह से इसके पाव भाजी इतनी बिक रही हैं। और ऐसा सोचकर रतन वहां से चला गया। अब रतन रोज मदन के पाव भाजी को बिकते हुए देखकर मन ही मन कुढ़ता रहता। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मदन के पाव भाजी खूब बिकती रही। लगभग 6 महीने का समय बीत चुका था। आसपास के गांव के लोग भी उसके यहाँ पाव भाजी और जलेबी और दूसरी तरह के पकवान खाने आया करते, लेकिन यह बात रतन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन रतन मदन के घर के सामने से जा रहा था, तभी उसने मदन को अपनी पत्नी से बात करते सुना तो वो खिड़की में छुपकर सुनने लगा। सरिता, अगर इस कोठरी में मुझे मां गुरुजी के बारे में नहीं बताई होती और हमें गुरुजी का आशीर्वाद नहीं मिलता और इस कोठरी की रखी हुई चीज खत्म नहीं होती, तो शायद आज इतना बड़ा बिजनेस हम खड़ा नहीं कर पाते। हाँ जी, सब गुरुजी का आशीर्वाद और भक्ति के पुण्य कर्मों का प्रताप है। यह सब सुनकर रतन सारी बात समझ गया और अपने मन ही मन बोला, अच्छा, तो मदन की कामयाबी का यह राज है। मदन अपने गुरुदेव के कारण कामयाब हो रहा है। तो ठीक है, मैं इस कोठरी में ही आग लगा देता हूँ। न कोठरी रहेगी और न ही मदन कामयाब होगा। फिर देखते हैं कैसे इसको अमीर बनाते हैं इसके गुरुजी। अगले दिन रतन ने रात को चोरी से मदन की कोठरी में आग लगा दी और चुपचाप वहां से भाग गया। मदन की कोठरी धू धू करके जलने लगी। मदन अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ बाहर आ गया। तब तक सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। मुखिया जी मदन के पास आए और बोले, अरे भाई मदन, तुम्हारा सारा घर तो जल गया। ऐसा करो, अभी तुम मेरे घर चलो और फिर सुबह सोचना कि क्या करना है। मुखिया जी मदन को लेकर अपने साथ घर चला गया। दूसरे दिन मुखिया कहीं घूमने गया था। जब वो वापस आया तो वो मदन से बोला, अरे भाई मदन, ये पता चल गया है कि तुम्हारे घर में आग किसने लगाई है। आज शाम को पंचायत है, तुम उस पंचायत में आओ। मैं वहीं बताऊंगा कि आग किसने लगाई है। पंचायत शुरू हुई। मुखिया बोला, हाँ कमला मौसी, जरा आप बताओ तो कि आपने क्या देखा था। किसने मदन के घर में आग लगाई थी? मुखिया जी, अक्सर मेरे घर अगर कोई चीज खत्म हो जाती है तो मैं सरिता के घर से ले आती हूँ। कल रात भी मेरे घर पर आटा खत्म हो गया था। मैं आटा लेने के लिए रात को मदन के घर जा रही थी। तभी मैंने देखा कि एक आदमी अपने हाथों में पेट्रोल और मिट्टी का तेल लेकर उधर जा रहा था। इससे पहले कि मैं उसे कुछ बोल पाती, उसने मिट्टी का तेल मदन के घर पर छिड़क दिया और आग लगाकर भागने लगा। मैं जोर से चिल्लाई, कौन है? अरे कौन है?
मेरी आवाज सुनकर उस आदमी ने पलट कर देखा और मैंने उसका चेहरा देख लिया। मुखिया जी, वो रतन ही था। क्यों भाई रतन, तुम्हें कुछ कहना हो तो बताओ। रतन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो शर्मिंदा था क्योंकि उसका भेद सबके सामने खुल चुका था। तब मुखिया बोला, तो ठीक है, रतन को इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं नहीं मुखिया जी, मुझसे गलती हुई है, मुझ पर दया कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मदन, मुझे माफ कर दो। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। अगर मैं जेल चला गया तो उनका खर्च कौन उठाएगा? तुम माफी के लायक नहीं हो रतन, तुम्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा। तभी मदन बोला, नहीं मुखिया जी, इसे पुलिस के हवाले मत कीजिए। ये मेरा दोस्त है। मैं मानता हूं कि इसने गलती की है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे माफ करता हूं। और रही बात मेरे घर को जलाने की, तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही वहां पर फिर से एक नया घर बना लूंगा। और इस तरह मदन ने रतन को माफ कर दिया। मदन ने अपने लिए पहले से भी ज्यादा बड़ा घर बना लिया और जहां पर उसकी माँ की कोठरी थी वहां पर फिर से कोठरी बना दी और फिर बाद में रतन को अपने यहाँ काम पर रख लिया। इस तरह दयालु पाव भाजी वाले ने अपने दोस्त को माफ किया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारी।